गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लासेस में हम द्विघात समीकरण के बाद में चर्चा किए थे। चूंकि द्विघात समीकरण खत्म हो चुकी थी तो अब हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक नया चैप्टर है, इसको बिल्कुल जड़ से हमको समझना है कि कैसे इसमें टर्म होते हैं, कैसे काम किया जाता है। इसके बारे में आपसे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज बेसिक क्लास है तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बोला गया क्या इसको समांतर श्रेणी जैसा चैप्टर का नाम है। ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है। इसको हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म आया है क्या, यहाँ पर बोला है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहता है क्या कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत होती है तो वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए क्या बोला कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में आइए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे में एग्जांपल के तौर पर लीजिए 2 4 6 8 10 ... अब देखिए कह रहा क्या कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत लेना है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझिए कि जैसे देखिए यहाँ से 2 है, 2 के बाद क्या हो गया? 4 हो गया। तो कितना बढ़ा भैया? तो +2 बढ़ा। फिर यहाँ पर देखिए 2 के बाद कितना बढ़ गया? 2 के बाद +2 बढ़ गया। फिर इस 4 के बाद कितना बढ़ा? तो 4 के बाद +2 बढ़ गया, यानी 6 हो गया, +2 बढ़ा। फिर इस 6 के बाद क्या हुआ? तो +2 बढ़ गया, यानी कि 8 हो गया, 2 जुड़ गया इसमें। फिर ये 8 के बाद क्या हो गया? फिर 10 हो गया, यानी कि +2 जोड़ा। तो संख्याओं का अंतर नियत कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या अगर जुड़ रही है तो वही संख्या उसमें जुड़ेगी। अगर जो 2 जुड़ रही है तो 2 सब में जुड़ते जाएगी, 3 जुड़ रही है तो 3 सब में जुड़ते जाएगी, 4 जुड़ रही है तो 4 सब में जुड़ते जाएगी। यानी जो संख्या जुड़ रही है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होना चाहिए? वो फिक्स होता है, यानी कि नियत होता है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या क्या हो रहा है? सब में जुड़ी जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एपी है। ठीक है, अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। क्या, जैसे में अगर जो लेते हैं हम क्या, एक 100 हो गया, फिर 70 हो गया, उसके बाद हो गया कितना? 40 हो गया, और फिर एक 10 हो गया। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं कि इसमें नियत संख्या जुड़ रही है या घट रही है कि नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जुड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुड़ना ही है, घट भी सकती है नियत संख्या। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर क्या हो गया सर जी? 100 के बाद 70 हो गया, तो क्या हुआ? -30 यहाँ पर क्या हो गया? घट गया। ठीक है, 70 के बाद क्या हो गया? 40 हो गया। ठीक है, तो यानी -30 यहाँ पर घट गया। फिर 40 के बाद 10 हो गया, यहाँ पर यह क्या हो गया? -30 घट गया। तो फिर से देखिए कि एक सेम संख्या क्या हो रही है? घटते जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एपी में है। ठीक है, अच्छा एक और टर्म लेके देखते हैं हम क्या होती है। कि जैसे मान लीजिए -3 है, फिर -2 है, -1 है, और फिर 0 है, डॉट करके है। अब इसको हमको चेक करना है क्या कि ये एपी में है कि नहीं है। जैसा कि कहा गया कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? -3 से -2 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ? +1 इसमें क्या हो गया? जुट गया इस संख्या में। नहीं समझ पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर
-3 में +1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या देगा, -2 देगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि -2 से -1 हो गई, यानी इसमें +1 क्या हो गई, जुट गई, नहीं समझे। फिर आइए यहाँ पर देखिए, -2 में हम +1 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त करेंगे, जो कि यहाँ पर है। अब देखिए -1 से 0 हो गई, यानी -1 में क्या हुआ, +1 जुट गया तो वो संख्या क्या यहाँ पर आ गई, 0 आ गई, यानी -1 में +1 जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए क्या हुआ कि तीनों तीनों में क्या हुआ कि सेम संख्या जुटते गई, या तो सेम संख्या घटते गई, या तो सेम संख्या क्या हो गई, जुटते रह गई। आइए एक और देखते हैं रिजल्ट हम देख के कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और फिर 3 है, डॉट 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 डॉट। आइए अब इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए 3 में क्या जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, +0। अरे 3 में कोई भी संख्या अगर जो 0 को जोड़ेंगे या 0 को घटाएंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगी। अब देखिए इस 3 में भी क्या हो रहा है, 0 जुट रहा है, क्योंकि फिर 3 ही हमें प्राप्त हो रही है। इस 3 में भी क्या हो रहा है, 0 ही जुट रहा है, तो क्या तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, 3 प्राप्त हो रही है। इस 3 में भी क्या हो रहा है, तो 0 जुट रहा है, इसलिए हमको फिर से क्या हो गई, 3 प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 जुट रहा है, 0 घट भी रहा है। कोई भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसमें क्या हो गया, 0 घट भी रही है। तो देखिए जैसा कि हमको क्या करना है भैया, हमको डेफिनेशन को क्या करना है, फॉलो करना है कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रमागत की बात बोलिए, क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होती है, नियत होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। तो नियत अब होना चाहिए, इसको भी तो देखना है ना जी। तो देखिए प्रत्येक श्रेणी में क्या हो रहा है, इसमें +2 2 2 जुड़ते जा रहा है, यानी कि नियत संख्या जुड़ते जा रही है, तो ये एपी में है। इसमें भी क्या हो रहा है, -30 घटते जा रही है, तो ये भी संख्या क्या है, एपी में है, ये भी श्रेणी क्या है, एपी में है। इसमें देखते हैं कि +1 +1 +1 जुड़ते जा रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि एपी में है। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, +0 जुड़ते जा रहा है, +0 घटते जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एपी में है। तो ये एपी का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ, और इसका एग्जाम्पल दिए, जैसा कि बोला कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत होती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है कि समांतर श्रेणी का पद, प्रथम पद लिखा गया। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होती है, देखिए एक एक करके आसानी से समझते चलना है। ठीक है, अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाती है, देखिए कहता है क्या कि समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाती है, और इसे हम छोटी ए से सूचित करते हैं। देखिए क्या बोला कि समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाती है, और इसे हम क्या से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं क्या कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है। अब हम प्रथम पद किसको कहेंगे, तो देखिए जैसा कि हमको क्या बोला कि समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या, तो इसमें प्रथम संख्या क्या है जी, ए है, तो इसको हम क्या से सूचित करते हैं। देखिए कितना टर्म है इसमें, इसमें क्या है, ए है, फिर A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, और फिर सॉरी A4 है यहाँ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाती है। अब इसमें प्रथम संख्या कौन है जी, इस श्रेणी का प्रथम संख्या कौन है, तो ये है, तो प्रथम संख्या को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो यानी कि प्रथम पद जिसको हम ए से सूचित करते हैं वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो कोई भी श्रेणी हो तो उसका प्रथम पद
प्रथम संख्या क्या कहलाती है? प्रथम पद कहलाती है। और इसको हम किस चीज से सूचित करते हैं? छोटी ए से सूचित करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ऐसे डॉट 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 ले लिए। अब इसमें देखिए कि प्रथम पद कौन कहला जाएगा? प्रथम पद इसमें क्या कहलाएगा? तो प्रथम पद कितना होगा जी? प्रथम पद इसमें क्या है? 8 कहला जाएगा। अच्छा, ये तो प्रथम पद की बात बोला। अगर कह देगा कि इसमें छठा पद कौन होगा, तो देखिए एक और श्रेणी लेते हैं, क्या? 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या कह देगा कि हमको छठा पद कौन है? इसमें तो प्रथम पद बोला तो ये ए हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर छठा पद बोलेगा तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसको हम डिनोट कर लेंगे क्या, कि ये ए है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है, और ये A5 है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर सीरीज गड़बड़ा गया था, देखिए A2 A3 A4 A5। ठीक है अब इसमें देखिए, जैसा कि इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर जो प्रथम पद की बात बोलेगी तो प्रथम पद तो इसमें हम जान रहे हैं कि 2 हो जाएगी, लेकिन कह देगा क्या हमको, इसमें छठा पद क्या होगा, सॉरी पांचवा पद क्या होगा? तो पांचवा पद कौन सा है जी? इसमें पांचवा पद यानी A5 पूछ रहा है, तो A5 इसमें कौन है जी? 6 नंबर वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें अगर जो पांचवा पद 6 बोल रहा है, अच्छा इसमें बोल देगा क्या कि छठा पद ज्ञात करें। हालांकि ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, आगे के टर्म में आपको हम बताएंगे। चलिए यहाँ पर फिलहाल इतना ही देखिए कि अगर जो प्रथम पद की बात कहेगा तो एपी का प्रथम संख्या प्रथम पद कहला जाती है। ठीक है, और अगर जो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ए है और ये A2 कहला जाएगा, A3 है, A4 है, A5 है। उसी प्रकार कोई भी पद हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। यहाँ पर प्रथम पद पूछा तो हम 2 बता दिए, अगर जो हम तीसरा पद बताता तो हम 4 बता देते, चौथा पद भी हम बता सकते हैं 5 है, पांचवा पद भी हम बता सकते हैं क्या 6 है। तो इस प्रकार से हम पद को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और समांतर श्रेणी में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? प्रथम पद का होता है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या एपी का क्या कहलाती है? प्रथम पद कहलाती है। और इसे हम क्या से सूचित करते हैं? ए से हम इसको सूचित करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या, सार्वधांतर की बात करते हैं। छोटा छोटा टर्म है, इसको समझते चलना है। सार्वधांतर जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पदांतर भी बोलते हैं, पदों में अंतर। ठीक है, इसको हम डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। देखिए सार्वधांतर की बात बोलती है क्या कि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और उस निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं? सार्वधांतर बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहा क्या कि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और उस निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं? सार्वधांतर बोलते हैं, और इसे हम डी से सूचित करते हैं। परिभाषा आपको समझ में नहीं आई होगी तो चलिए आपको हम ले चलते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, जैसे लेते हैं क्या, देखिए 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। अब ये क्या है? एपी में है, एक समांतर श्रेणी है।
अब इसमें हमको सार्वधांतर कैसे निकालना है, तो देखिए क्या क्या करेंगे हम। जैसे में क्या है, प्रथम पद है तो इसको हम T1 कहेंगे, ये T2 कहेंगे, ये T3 कहेंगे, T4 कहेंगे, T5 कहेंगे और T6 कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको कि डी निकालने के लिए दूसरा पद में से में पहला पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा सार्वधांतर निकल जाएगा। नहीं समझे आप? देखिए बोला क्या कि एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरे टर्म में से में पहले टर्म को घटा लेंगे तो सार्वधांतर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में करना है, आगे भी कर सकते हैं। T4 में से T3 भी हम घटा सकते हैं, तो उससे हम क्या सार्वधांतर निकाल सकते हैं। जैसे भी यहाँ पर आप देखिए कि एक ये हम ये लिए D बराबर में T2 माइनस T1 लिए, तो इसमें देखिए अब क्या करते हैं, T2 कितना है भैया, तो T2 6 है और T1 कितना है, T1 5 है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 1 यहाँ पर हमारा सार्वधांतर निकल के आ गया। अच्छा, सिर्फ यही दो टर्म में हम नहीं निकाल सकते हैं, और आगे वाले टर्म में भी हम निकाल सकते हैं कि सार्वधांतर वहां भी सेम आना चाहिए। तो आइए देखते हैं डी निकालने के लिए। अभी तो हम T2 और T1 लिए थे, अब लेते हैं क्या, T4 और T3 लेते हैं। ठीक है, तो T4 है कितना भैया, 8 है, और T3 कितना है, 7 है, तो हमारा सार्वधांतर कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम T5 भी ले सकते हैं, तो T5 माइनस T4, तो T5 कितना है, 9 है, और T4 कितना, 8 है, तो 9 में से 8 गया तो हमारा 1 निकल के आ गया। उसी प्रकार D बराबर में हम यहाँ भी ले लेते हैं। उसी प्रकार हम D बराबर में T6 माइनस T5 ले लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए T6 कितना है जी, 10 है, और T5 9 है, तो हमारा 1 निकल के आ गया। देखिए, तो सार्वधांतर हम ऐसे ही निकालेंगे कि कोई भी श्रेणी दे दिया है तो उसमें हम दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा लेंगे तो सार्वधांतर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम यही दो में से भी निकाल सकते हैं, और आगे वाले में भी निकाल सकते हैं, यानी T4 में से T3 को भी घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, T5 में से T4 घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, और T6 में से T5 को घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए सार्वधांतर क्या होती है ना, किसी भी समांतर श्रेणी का, देखिए समझिएगा कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वधांतर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि भैया कि समांतर कोई 1 आ गया, कोई 3 आ गया, कोई 4 आ गया, कोई 5 आ गया, ऐसा नहीं होगा। समांतर फिक्स रहेगा, कोई भी संख्या आएगा तो वो वही संख्या आएगी। सिर्फ अगर जो हम देखिए समझने की बात समझिए कि T2 में से T1 घटाएं तो मान लिया जाए हमारा 1 आ गया, तो 1 आ गया तो यहाँ तो हमारा वैल्यू फिक्स हो गया कि 1 आ गया। अब कहीं से भी हम ले लें, T6 में से T5 को घटा ले तो वही संख्या आएगी, यानी कि हमें 1 ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वधांतर फिक्स होती है, सेम आती है। ठीक है, आप कहीं से भी निकाल लीजिए। तो ये सार्वधांतर की बात कहती है। और इसमें एक बात और कहा जाता है कि चूंकि सार्वधांतर ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी प्राप्त हो सकती है। इसको क्वेश्चन बनाने के क्रम में समझाएंगे कि सार्वधांतर जो है, यानी कि डिफरेंस देखिए पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है 1 है तो प्लस में आ गया, यानी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है, ऐसा नहीं नेगेटिव में भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। तो सार्वधांतर क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ये एग्जाम में क्या आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि बताइए सार्वधांतर धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, या सभी हो सकती है। तो हम क्या टिक करेंगे कि सार्वधांतर सभी हो सकती है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। एक एक टर्म को आसानी से समझ के चलना है मेरे भाई, कोई भी टर्म को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एकदम सबसे अलग हटके हमको काम करना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं, और वैसा सक्सेस प्राप्त करेंगे जो सबसे क्या हो, हटके हो। ठीक है, आइए आगे क्या कहता है। समांतर श्रेणी का
nवां पद, देखिए कहता है क्या, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या बोलता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए क्या बोला कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n है तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यानी बोला क्या, जैसे ज्ञात किया जा सकता है यानी क्या, Tn बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ये ठीक है। Tn बराबर में क्या आ गया, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। अब यहां पर देखिए जहां प्रथम पद a है, ठीक है, प्रथम पद a है और d क्या है भैया, तो d आप जैसा कि जानते हैं ये सार्वंतर है और n क्या है, पदों की संख्या क्या है, n है। और जैसा कि देखिए आप a यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है और d सार्वंतर है और n क्या है, पदों की संख्या है यहाँ पर। तो कहता है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n है तथा सार्वंतर d हो तो nवां पद निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, nवां पद हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, प्रथम पद है और n क्या है जी, पदों की संख्या है और d सार्वंतर है। अच्छा एक चीज छूट गया, tn क्या है यहाँ पर, तो nवां पद है, nवां पद क्या है, tn है यहाँ पर, ये चीज है। अब आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। बोलेगा क्या, क्वेश्चन में क्या बोल देगा, देखिए क्वेश्चन बोलेगा क्या कि यदि एपी में यानी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 10 तथा सार्वंतर 5 हो तो छठवां पद ज्ञात करें। देखिए एक क्वेश्चन दिया कि यदि एपी में प्रथम पद 10 हो तथा सार्वंतर 5 हो तो छठा पद ज्ञात करें। अब देखिए इसमें हमको पहले डिनोट करना कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम पद यानी ए कितना दे दिया है जी, 10 दे दिया, ठीक है, सार्वंतर कितना दिया, 5 दे दिया, और छठा पद यानी कि टीएन दे दिया है। देखिए एनवा पद लगा हुआ है तो यहाँ भी एनवा पद जिसको हम टीएन से सूचित करते हैं, तो यानी टीएन कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। सॉरी पदों की संख्या दे दिया है 6, ठीक है, एन क्या है, पदों की संख्या यानी एन बराबर में 6 दे दिया है। अब हमको क्या करना है, टीएन ज्ञात हमको करना है, ठीक है। अब आइए देखिए फॉर्मूला लगाते हैं कि टीएन बराबर में क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन यानी केमा पद ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है। तो ए कितना है जी, अब हमको पुट करना, ए कितना है 10 है, एन कितना है जी तो 6 है, माइनस 1 हो गया, और डी कितना है जी, डी 5 है। कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस में 6 में से 1 गया तो 5 गुना 5 यानी कि 10 प्लस में 5 25 25 तक कितना आ गया हमारा संख्या, हमारा आंसर 25 10 35 क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सवाल कैसे करना है, बोलेगा क्या कि यदि एपी में प्रथम पद 10 तथा सार्वंतर 5 हो तो छठा पद ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ए हम पहले डिनोट कर देंगे, क्या क्या दिया हुआ हम, तो हमको प्रथम पद कितना दे दिया, 10 दे दिया है, ठीक है, फिर सार्वंतर हमको 5 दे दिया है और छठवां पद हमको ज्ञात करना यानी ये पदों की संख्या
n दे दिया 6 है, तो हमको tn ज्ञात कर लेना है फॉर्मूला लगा के कि a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी लगा के हम क्या कर सकते हैं, आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब आगे के बात पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देखिए इसको मिटाते हैं, इसका हम शॉर्ट ट्रिक से और निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोला कि छठा पद निकालिए, तो हम फॉर्मूला लगाएं क्या, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन नहीं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर जो पहला पद हमको निकालना बोले तो यानी कि टी वन निकालने के लिए हम सिर्फ ए लगाएंगे। ठीक है, अच्छा टी2 निकालने के लिए बोलेगा तो ए प्लस में डी लगाएंगे। अच्छा हमको तीसरा पद ज्ञात करने बोलेगा तो हम कैसे करेंगे, ए प्लस में 2d। अच्छा हमको चौथा पद ज्ञात करना होगा तो ए प्लस में 3d। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कि अगर जो पहला पद तीसरा पद निकालने के लिए बोला तो हम पहला पद पहले ए लिखें, फिर प्लस में ये देखिए यहाँ पर 3 है, तो इससे एक कम कौन सी संख्या होती है, 2 होती है, तो हमें 2 और उसके साथ डी लगा देना है। ठीक है, अच्छा चौथा पद हमको बोला तो ए लिखें, और इससे एक जस्ट कम कौन सी संख्या होती है, 3 होती है, तो 3d हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो हमको से T5 पूछेगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस में इससे कम कितना 4d हम कर सकते हैं। T6 पूछेगा तो a प्लस में इस 6 से कम कितना 5 यानी 5d कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर जो हमसे कहेगा कि आप हमको 49वां पद निकाल के बताइए तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस में 49 से कम कौन सी संख्या होती है, 48 होती है, तो उसको हम क्या कर देंगे, a प्लस में 48d का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या कि छठा पद ज्ञात करके हमको बताइए, तो छठा पद के लिए हम क्या लगा सकते हैं, a प्लस में 5d। अच्छा a प्लस में 5d लगाते हैं तो आंसर तो हमको सेम आना चाहिए जी है, तो देखते हैं चेक करके। तो यहाँ पर a कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 10 लिखेंगे, अब प्लस में 5, d कितना दे दिया है जी, तो d 5 दे दिया, गुना में 5, यानी कि 10 प्लस में 5 5 का 25, यानी कि हमारा 35 आंसर आ गया। देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो इसको हम शॉर्ट तरीका से ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि जैसे शॉर्ट में हम भागेंगे, एक नंबर का कभी कभी पूछता है कि बताइए जी a बराबर में 10 और d बराबर में 5, तो छठा पद ज्ञात कीजिए। अब हमको ये फार्मूला नहीं लगाने लगेगा कि a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कीजिएगा तो समय आपका लेगा, बन तो जाएगा लेकिन समय लेगा। तो इसके लिए हमें फटाक से क्या करना है कि बोलेगा अरे हमको से छठा पद ज्ञात किए, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस में 5d और कैलकुलेट करके हम आंसर तक पहुंच के टिक करके भागेंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। आइए अब आगे चलते हैं। एक एक टर्म सीख कर चलना है मेरे भाई। देखिए अभी बाहरी चीजों से बच के रहना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की सफलता को देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि अपने महिला मित्र सब दोस्त लोग होते हैं, तो दोस्त लोग में क्या होता है कि जैसे एक ही क्लासमेट के सब लोग रहते हैं और एक सक्सेस कर जाते हैं और हम अभी सक्सेस के रास्ता में ही रह जाते हैं, तो हमको मेरे भाई उसके सक्सेस को देखकर हताश नहीं होना है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है कि दूसरे की सफलता को देखकर हताश हो जाते हैं, नहीं ऐसा हमको नहीं करना है। हमको वो क्यों सक्सेस हुआ, वो कहीं ना कहीं हमसे बेटर काम कर रहा है या किया होगा, तभी वो आज सक्सेस है। तो हमको उसकी सफलता को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि हमको अपने खुद पे काम करना है। खुद पे काम करके हमें सक्सेस तक पहुंचना है। देखना है कि हम पर डे जो मेरा रूटीन है वो हम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और नहीं किए तो उसको फटाक से करना है। भले कितना भी भूख आपको क्यों ना लगे, कितना भी नींद क्यों नहीं आए, लेकिन आप जो काम निर्धारित किए हैं एक दिन का, उसको आप करके ही मानिए, तब आप सक्सेस तक पहुंच पाइएगा। तो दूसरों की सक्सेस को देखकर हताश होने की बजाय मोटिवेट होइए कि नहीं, वो लड़का हमसे ही निकला है, हमारे आसपास के ग्रुप से ही निकला है, तो हमको भी वहां तक पहुंचना भी चाहिए। भले ही थोड़ा सा लेट लगे, लेकिन हमको वहां तक पहुंचना है अपने खुद पे काम करके। तो खुद पे काम कीजिए, ठीक है, अपने काम के अलावा किसी पर ध्यान मत दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं क्या कि समांतर श्रेणी का n पदों का योग। अभी हम क्या कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी का पद निकाल रहे थे, लेकिन एक श्रेणी दे देगा और उसमें कहेगा कि इस श्रेणी का योग निकाल के हमें बताइए। ठीक है, इन पदों का योग ज्ञात करके बताइए। देखिए तो क्या कहता है क्या कि
समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 तथा देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है, करा क्या। ये तो हम क्वेश्चन लिखने लगे, इसका डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का योग पूछेगा कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग, जिसको हम s से भी लिखते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग पूछेगा कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है क्या कि Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है भैया, जहां a क्या है जी, प्रथम पद है, ठीक है, और n क्या है, तो पदों की संख्या है, ठीक है, और d क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि d सार्वधातुक है, और s क्या है, Sn क्या है, तो पदों का योग है, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम किसी भी समांतर श्रेणी का योग हम निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि देखिए बोलेगा क्या कि यदि 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में डॉट 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 प्लस में 11 पदों तक का योग बताएं, ठीक है। देखिए क्या बोलेगा कि यदि 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस 8 प्लस में 11 पदों तक का योग बताएं। ये क्या है, समांतर श्रेणी में बोलेगा। देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। यदि एपी में 2 4 6 8 और डॉट 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 11 पदों तक का योग बताएं, तो हमको क्या करना भैया, देखिए फॉर्मूला हमको लगाना, पहले हम डिनोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए क्या है भैया, 2 है, डी क्या है, तो फटाक से निकालिए T2 माइनस T1, तो 4 में से 2 गया तो 2 है, और यहाँ पर ये क्या दे दिया है, ये पदों की संख्या दे दिया है, यानी n बराबर में 11 दे दिया है। तो Sn हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए हम फार्मूला लगा के निकालते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं इसको हम, नहीं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। आइए देखिए Sn बराबर में क्या होता है कि n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होती है, ठीक है। अब आइए n वैल्यू पुट करते जाइए, n कितना है जी, तो 11 है, बटा में 2 है, 2 ये वाला a की जगह कितना है जी, तो 2 है, प्लस में n कितना है, तो 11 है, 11 माइनस 1, अच्छा d कितना है जी, तो d 2 है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर दिए। आइए अब सॉल्व करते हैं, तो 11/2 हो गया, तो 2 दूनी का 4 हो गया, और प्लस में 11 में से 1 गया तो 10 हो गया, और गुना में ये वाला 2 हो गया, ठीक है। 11/2 हो गया और ये 4 हो गया, प्लस में 10 दूनी का कितना हो गया जी, 20 हो गया, ठीक है। तो 20 यहाँ पर लिख दिए हम, कहीं गलती तो नहीं ना किए जी। 11 पदों तक डी हो गया 2, ए 2 हो गया, डी यहाँ पर 2 निकल गया, ठीक है। एन कितना हो गया जी, 11 हो गया, और एस हाँ ठीक, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 2 से कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया, तो 12 इकाई 12, हाथ में रहा 1, 12 1 13, यानी कि 132 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमको करना कुछ नहीं था।
देखिए बोला क्या कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग s, जिसको हम बोलते हैं क्या, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज्ञात किया जाता है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया कि n/2, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ देती है, चलिए आप याद रखिएगा कि Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। तो यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वधांतर है, और Sn क्या है, सम है, योग है, समांतर श्रेणी का योग है। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या कि यदि एपी में 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 11 पदों तक का योग बताएं, ठीक है, 11 पदों तक का योग बताएं। लगता है हम सीढ़ी गलती ले ली है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ हो सकता है, चलिए हम 12 लेते हैं, क्योंकि एपी में नहीं बन रहा था, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। अच्छा अब यहाँ पर हम 12 लेके देखते हैं, ठीक है, 12 हम ले लिए, तो यहाँ पर डाल दीजिए, 12 रख दीजिए यहाँ पर, तो 12 में से 1 गया, तो यहाँ पर 11 हो गया, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया, 11 दूनी 22 हो गया, तो 22 4 26 हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, 11/2 इंटू में 22 4 26, तो 2 से 13 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 13 का 13 हाथ में 13 1 14, 143 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 12 भी हो, 11 भी हो, 11 से भी बन सकता है, 11 भी हो, 12 भी हो, 14, वो कुछ भी पूछ सकता है कि 22 पदों तक निकालिए, 13 पदों तक निकालिए, 11 पदों तक निकालिए, 12 पदों तक निकालिए, ठीक है, तो हम कोई भी पद तक निकाल सकते हैं। अब आइए एक लास्ट टर्म है क्या कि समांतर माध्य क्या होती है। समांतर माध्य के बारे में हम जानते हैं। देखिए समांतर माध्य जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको। समांतर माध्य क्या कहती है कि यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, तो बीच वाली संख्या समांतर माध्य कहलाती है, ठीक है। और इसे बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आइए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं क्या बोला कि 3 संख्याएं समांतर माध्य में बशर्ते क्या होगी, 3 ही संख्याएं देगी और वो क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी, तो कहेगी कि आप समांतर माध्य ज्ञात करके हमें बताइए। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं क्या, 2 4 6, ये क्या है, एपी में है। अब हमको कहेगा कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, इसको क्या हम बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोले कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या कौन सी, बी, समांतर माध्य कहलाती है। तो हमको बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, समांतर माध्य यानी बी बराबर में ए प्लस में cy/2, ये इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो आइए ए प्लस में cy/2 करके हमको ज्ञात करते हैं, देखिए आता है कि नहीं। तो ए की जगह 2 आ गया और सी की जगह 6 आ गया, बराबर में 2, तो 6 2 8/2, कितना बार में कट गया जी, तो 4 हमारा क्या निकल के आ गया, ये समांतर माध्य निकल के आ गया। देखिए समांतर माध्य में क्या बोलेगा कि 3 ही संख्याएं बशर्ते एपी में दिया हुआ रहेगा, तो 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या बोलेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी बीच वाला संख्या को क्या होती है,
समांतर माध्य होती है तो बीच वाला छोड़कर बची दो शेष संख्याओं को जोड़ देने पर और उसको 2 से भाग दे देने पर क्या प्राप्त हो जाती है? समांतर माध्य प्राप्त हो जाती है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। अब हम देखिए ये तो क्या थे, इन टॉपिकों के बारे में एक शॉर्ट जानकारी आपको हम दिए। अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम बारी बारी से इन टॉपिकों से क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे, उसको आप बनाएंगे और आपको समझाएंगे, तब आपको बारी बारी से एक एक टर्म समझ में आ जाएगी और एग्जाम में कैसे सॉल्यूशन करना है ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। बशर्ते आप क्या एकीकृत होकर पढ़ाई कीजिए और खूब अपने पर फोकस कीजिए और जो भी चीज पढ़ाया हुआ है उसको आप खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू।